यू आर लिटरली वन पर्सन जिसने कुछ हद तक तो शेप करा है इंडिया का मैप। एनीबडी यू हैड फुल ऑन आर्गुमेंट और फाइट विद? जब मैं डीएम मुर्शिदाबाद में था तो वहाँ के जो लोकल मिनिस्टर थे उनके साथ झगड़ा हुआ था। अच्छा, आपने पूरी कंट्री को ग्राउंड से देखा है। तो कास्ट सिस्टम अभी भी अलाइव है? हाँ, कास्ट सिस्टम अभी भी अलाइव है। आज जर्नलिज्म का और मीडिया का हाल क्या है? अ लीडर लाइक लाल बहादुर शास्त्री, उनकी डेथ के बारे में ज़्यादा पता है बट लाइफ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। पहली बार हिंदुस्तान की फौज ने, आज़ाद हिंदुस्तान की फौज ने बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर और सियालकोट के पास अपना झंडा लहराया। The other side we see this craze increasing for going to Labasna. किसी 5-star होटल से ज़्यादा लोग वहाँ जाना चाहते हैं। सर क्या होता है वहाँ पे? सर what does the slogan stand for? The slogan for Labasna. Sir, what do you think is the type of person who should not come into the civil service? In the syllabus of life, there have been very few guests that have been as coveted and as desired as my guest today. And I want to talk about something which captures the attention of most young Indians. I have never heard of one address, one building, one institution which has been fantasized more than Labasna. And I have with me a person who has been the ex-director, the director of Labasna. He's mentored and he's cultivated multitudes of IAS officers, IPS officers in the country. वेलकम संजीव सर। थैंक यू वेरी मच रवि, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। बहुत बढ़िया काम किया, बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया तुमने आईआरएस छोड़ के। जी सर। हाँ, तुम बॉडी बिल्डर भी थे। जी सर। और अब नया करियर बिल्ड कर रहे हो। So first of all, congratulations. Thank you sir. Best wishes. Thank you so much, sir. And sir, this has been inspired actually because I realized I would be able to make more of an impact outside the government than inside it. Absolutely. और यही this is something that सबको realize करना पड़ेगा कि government जो स्वरूप है सोसाइटी का, that is changing. I mean, society is no longer confined to what governments were doing earlier. There was a lot of activity, social activity, economic activity, cultural activity, which is outside of government. So government has to play a role, a very critical role. लेकिन सब कुछ governance से होगा, सब कुछ government से होगा। अब वो चीज़ें फ़र्क आ गई हैं, बहुत ज़बरदस्त फ़र्क आया उन चीज़ों में। I'm looking forward, sir, to get into these aspects. In fact, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, very eager for them. बट सर आई ऑल्सो वॉन्ट टू एनालाइज दिस वन ट्रेंड जो आपने अभी मेंशन करा। सर एक साइड पर तो वी नो कि गवर्नमेंट के अलावा बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल गए हैं। द अदर साइड वी सी दिस क्रेज इंक्रीजिंग फॉर गोइंग टू लबासना। लबासना इज लिटरली द मोस्ट कवेटेड इंस्टीट्यूशन एवर। किसी 5-star होटल से ज़्यादा लोग वहाँ जाना चाहते हैं। सर क्या होता है वहाँ पे? नहीं, होता क्या है, होता तो ये है कि एक एस्पिरेशन जो एक बड़ी लंबी एस्पिरेशन होती है, जब उसकी फुलफिलमेंट होती है, तो जब उस एस्पिरेशन की फुलफिलमेंट होती है तो उसका जो मुकाम है वो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी। तो क्योंकि ये एक ऐसी उपलब्धि है जो बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ मिलती है, तो नेचुरली पीपल विल बी हैप्पी। अब ये LBSNA में एक और एडवांटेज होगा कि ये है भी मसूरी में, है भी बहुत सुंदर वादियों में है, क्वीन ऑफ हिल्स में है। और इसकी भी एक मज़ेदार कहानी है। एक्चुअली एकेडमी तो पहले मेटकाफ हाउस में थी दिल्ली में, और हुआ ये कि गोविंद वल्लभ पंत जो थे वो होम मिनिस्टर थे भारत के, और उससे पहले वो CM रह चुके थे यूपी के। तो एक बार वो आए थे देहरादून मसूरी, तो मसूरी एंड देहरादून वर बिकमिंग डेड सिटीज़ बिकॉज बोथ मसूरी एंड देहरादून वर एंग्लो इंडियन सिटीज़। वो सिटी थी पुराने मतलब राजाओं के, वहाँ पे पैलेसेस वगैरह होते थे, और 47 के बाद से तो इट बिकेम एन अबैंडन्ड प्लेस। और मसूरी के जो कुछ बिजनेसमैन थे, दे वेंट टू जीबी पंत एंड सेड कि साहब मसूरी शहर तो ख़त्म होने वाला है। तो उसी समय ये बात आई मेटकाफ हाउस में कि मेटकाफ हाउस में उस समय तक IAS की ट्रेनिंग अलग होती थी और IAS की ट्रेनिंग अलग होती थी, IPS की अलग होती थी। IPS की माउंट आबू में होती थी, फॉरेन सर्विस की ट्रेनिंग होती ही नहीं थी, बाकी सर्विसेज की भी ट्रेनिंग अपनी अपनी इंस्टीट्यूट्स में होती थी। तो उस समय पंडित पंत ने ये डिसाइड किया कि चलो या सोचा कि क्यों ना एक ऐसी अकादमी हो जिसमें सब सर्विसेज के लोग साथ साथ आएँ। तो इसीलिए जो पहला बैच था उसको फिर वहाँ पे 5960 में यहाँ शिफ्ट किया गया मसूरी अकादमी में। और तो सर जब लबासना में मसूरी में यंग IAS ऑफिसर्स आते हैं, प्रोबेशनर्स आते हैं,
आजकल हम उनको प्रोबेशनर नहीं कहते, हमारे Officer टाइम में वो trainees, प्रोबेशनर थे, OT। अब आपके टाइम में अब ये ओटी हो गए, OT ऑफिसर हो गए, ट्रेनिंग हाँ, हो गए। ये चेंज डॉक्टर सक्सेना लेके आए थे, जी, जी, जब आई वाज अ डिप्टी डायरेक्टर उन दिनों में। लेकिन मेरे वहाँ 96 में 95 में जाने से पहले ही उसका नाम ऑफिसर ट्रेनी हो गया था। ऑफिसर ट्रेनी सर, ऑफिसर ट्रेनी आए। अब सर क्या होता है उस दौरान सर, जब एक नॉर्मल था कोई लड़का या लड़की आईएएस ऑफिसर बन के निकलता है। देखो ऐसा होता है कि कोई ऐसा कोई कोई किसी में कोई ऐसा फिजिकल चेंज या ऐसा मेंटल चेंज तो नहीं होता है, लेकिन होता ये है कि एक माहौल बनता है। देखिए इससे पहले तक क्या था कि बहुत सारे लोग एस्पायर कर रहे थे और बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि हम बड़े बड़े 30 पार खान हो गए हैं एग्ज़ाम को क्रैक करके। बिकॉज देखिए हर ज़िले से एक या दो, या हर किसी लोकेलिटी से 2 या 3 किसी कैंपस से, सो सडनली और एक ही बार में जब 400-500 अचीवर्स जब इकट्ठे होते हैं तो पहली तो रियलाइजेशन ये होती है कि हमारे जैसे और भी हैं, राइट। कि ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ही एक सो एक अच्छी फीलिंग ऑफ सेलिब्रेशन तो है ही है कि भाई हम एक मुकाम पे पहुंचे हैं। और एक चीज़ जो है वो ये है कि इट्स अ वेरी फेयर एग्जाम। इट इज़ ट्रू कि बहुत सारे बहुत ब्राइट लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं किसी कारणों से, लेकिन जो बहुत ब्राइट नहीं है, जो बहुत हार्ड वर्किंग नहीं है, जो बहुत इंटेलिजेंट नहीं, ही कैन नॉट क्रैक द एग्जाम। दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। सो इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ योर सक्सेस, इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ कमिंग टुगेदर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो अकेडमी की तरफ से हमारा जो मानना रहता है वो ये है कि देखिए इनकी एकेडमिक एक्सेलेंस तो पहले ही परखी जा चुकी है, यूपीएससी ने पहले ही इसको चेक कर लिया है, टेस्ट हो गया है, दे आर हार्ड वर्किंग, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर कमिटेड, and also these days that they have decided to join the government in preference to other options. Yeah. देखिए 1985 में तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं, 1950s में तो और भी ऑप्शंस कम थे, और जब आईसीएस का एग्ज़ाम शुरू हुआ था तब तो और कोई चांस ही नहीं था, राइट। तो इसलिए ये जब सब लोग जब और यंग हैं, दे ऑल वेरी यंग, दे ऑल कम टुगेदर, तो एकेडमी की तरफ से हमारा जो मानना है कि हम इनको क्या सिखा सकते हैं, या क्या इनको सिखाना शब्द जो है ना वो बड़ा गलत होता है, बिकॉज एडल्ट्स को कुछ सिखाया नहीं जा सकता। एडल्ट्स के साथ जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारी इंटरेक्शन है, दैट इज़ ओनली थ्रू अ डायलॉग। सो हमारे टाइम में जो पूरा जो ट्रेनिंग फिलोसफी थी, दैट वाज knowledge, skills and attitude. That knowledge has to be given. That knowledge is something out there. Somebody knows more than me. The professor knows more than me because he's got more case laws. He's got more information. He has 30 years of experience. He knows more than me. Then you needed skills. How do you translate those into skills? And last was attitude. एक positive attitude भी होना चाहिए. आज हम कहते हैं कि सबसे important चीज़ है attitude. अगर आपके पास positive attitude है, वो skills acquire हो जाएंगे, because whether it's a skill to draft a cabinet note, whether it is a skill to conduct an inquest, whether it's a skill to conduct an inquiry, these are skills, right? And then knowledge is important, but knowledge is available everywhere. Sir, but I have a doubt about that. Okay. Particularly about this attitude issue. Now, sir, there is something called ego, and humans are fallible. मतलब हो जाती, ईगो सर पे चढ़ जाती, पावर आती तो खासकर। तो सर मेरी जब ट्रेनिंग हुई थी आईआरएस में, और जितना भी मैंने एक्सपीरियंस करा, और बहुत सारे कॉलीग्स मेरे थे, सर मुझे किसी ने नहीं समझाया ट्रेनिंग में कि पावर क्या होती क्या है, उसको साइकोलॉजिकली हैंडल कैसे करना है, ईगो क्या होती है, जब बाकी लोगों की ईगो दिखती है तो उसको हैंडल कैसे करना है, कि जब आप फील्ड में जाओगे तो जो आपके ऑफिसर्स होंगे, आपके फादर की उम्र के लोग होंगे, 25-25 साल का एक्सपीरियंस होगा, आपसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट होंगे, आपको बेवकूफ़ बना देंगे। आपको उनसे बेवकूफ़ नहीं बनना, उनको कंट्रोल कैसे करना है, उन पर कैसे, हाउ डू यू बिकम अ लीडर टू देम, ये सब चीज़ें सर जो इंटेंजिबल चीज़ें हैं, ये कैसे सिखाई जाएंगी? गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट वर्किंग विद पीपल. इट्स ऑल अबाउट वर्किंग विद पीपल. इफ़ यू हैव अ वेरी लार्ज साइज ईगो, आपको कब दूसरा आदमी कब आपका नुकसान कर दे, ये दैट यू डोंट रियलाइज. एंड आई हैव सीन दैट पीपल हु हैव बीन very successful in the first few years of their life, because of their arrogance, because of their behavior, later life में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है. और अब तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस जनरेशन के ऑफिसर्स को समझनी है वो ये कि आजकल तो आपकी 360 डिग्री एवेल्युएशन हो रही है. यू आर बीइंग एवेल्युएटेड नॉट ओनली बाय योर सीनियर्स but also by your peers, by your juniors, by the world, sir.
by the world at large. Yeah. Anyone can do it. So, so it's a very different world that we are living in. Right. And we have to equip ourselves to deal with this world. And, there's a difference between assertion and ego. There's a difference between being, to ensure that your chair is respected. I mean, as a district magistrate, as a secretary, as a director, your chair must be respected. Now the point is that your chair must be respected by everybody. You do not let anyone disrespect your chair. But disrespecting your chair is different from being individually, thinking that you are that chair. You are not that chair. You are only occupying a chair. ये जब चीज़ रियलाइज हो जाएगी कि हम एक बर्ड ऑफ पैसेज है, मुझे लगता है कि ये जो सिलसिला है ये देखने का कि हमसे पहले कितने लोग थे, हमारे बाद कितने लोग आएंगे, आई थिंक that should put you in a little degree of humility, because जब आप इतिहास पढ़ते हैं, when you look at history books, when you go to a library, the other way to, I think, अपनी ईगो को अगर आपने बिल्कुल लाइन में लाना है तो आप लाइब्रेरी चले जाएं. जब आप लाइब्रेरी जाते हैं and you look at the books, the number of books that have been written, and everybody is gone. I mean, क्या नेपोलियन, क्या सिकंदर, क्या रंजीत सिंह, क्या महात्मा गांधी, कौन है जिसकी क्रिटिसिज्म ना हुई हो? And when you look at the history of the world, you find it. You see, I mean, what is important here is unimportant there. What is significant in one. अब बहुत लोग कहते हैं जी मैं इकोनॉमिस्ट के कवर पेज पे आ गया, मैं टाइम के कवर पेज में आ गया. आप जाइए यहाँ बुलंदशहर में जाइए, बोलिए मैं इकोनॉमिस्ट के कवर पेज पे आ गया. वो क्या किया जी आपने? अब दैनिक जागरण में आए, अब अमर उजाला में आए. हर आदमी का वर्ल्ड अलग है, हर आदमी की दुनिया अलग है. और कुछ हम जैसे लोग लकी हैं, वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिस्ट ऑल्सो, वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ दैनिक जागरण ऑल्सो, वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ पंजाबी ट्रिब्यून ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स आई मस्ट मेंशन द प्रिंट बिकॉज आई राइट फॉर देम, एंड द मिलेनियम पोस्ट एंड द गढ़वाल पोस्ट. सो ऑल ऑफ अस ट्रैवर्स मेनी वर्ल्ड्स. यू एंड आई एंड आवर लिसनर्स आर लकी कि हम बहुत सारे वर्ल्ड्स के पार्ट हैं. वी आर अ पार्ट ऑफ द हिंदी स्पीकिंग वर्ल्ड, पार्ट ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, part of the global internet of things, and also part of our locality, also part of our local environment. So एक बहुत it's a way how you look at it. सर आपके नॉलेज है, you have a lot of knowledge about history. आपने पूरी कंट्री को ग्राउंड से देखा है. सर कास्ट सिस्टम अभी भी अलाइव है? हाँ, कास्ट सिस्टम अभी भी अलाइव है, लेकिन इम्पैक्ट आगे से कम है, आगे से काफ़ी कम है. जब मैं पिछले 40 साल की अगर जर्नी देखूं तो काफ़ी कम है, और इम्प्रूवमेंट है. लेकिन अगर हम कहें कि एलिमिनेट हो गई है ये फीलिंग, वो अभी तक नहीं हुई है. बिकॉज बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी हमारी जो सोसाइटी की, व्हेन यू लुक एट द मैरिज मार्केट फॉर इंस्टेंस, आई शुडंट यूज़ द वर्ड मैरिज मार्केट, लेकिन अगर आप मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स भी देखेंगे तो उसमें अभी तक वो चेंज नहीं आई है जो एक सोसाइटी में आनी चाहिए थी. लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जो आगे आने वाले जो 3 मेगा ट्रेंड्स हैं उनकी वजह से इसमें बहुत चेंज आएगा. जो 3 जो फैक्टर्स इस समय देश में हैं, अर्बनाइजेशन का, माइग्रेशन का और सेक्सुअल फ्रीडम्स का, इसके आने से मुझे लगता है कि अगले 5-10 साल में बहुत एक चेंज आना स्वाभाविक है. ये मेगा ट्रेंड्स के बारे में सर बहुत ज़रूरी है बात करनी है आपसे, और वो सर करेंगे. बट एक सर लबासना के बारे में आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा मैं, फॉर द क्यूरियोसिटी ऑफ माय ऑडियंस. सर व्हाट डज द स्लोगन स्टैंड फॉर, द स्लोगन फॉर लबासना? नहीं, जो शीलम परम भूषणम जो है उसका तो मतलब है दैट ह्यूमिलिटी इज़ द बेस्ट एम्बेलिशमेंट. अगर आप हम्बल हैं, अगर आपका बिहेवियर जो है, अगर आपके बिहेवियर में शील है तो ये आपके कैरेक्टर को दर्शाता है. मतलब एरोगेंस के कम्प्लीटली विपरीत है. और ये फैक्ट है कि जो इनहेरिट किया था, जब आईएएस ने इनहेरिट किया आईसीएस से, तो आईसीएस का जो पूरा नज़रिया था वो बिल्कुल अलग था, और आईएएस का नज़रिया जो है वो पहले दौर में कुछ और था, दूसरे दौर में फिर कुछ और हुआ, फिर पंचायती राज के बाद कुछ और हुआ, और अब एक और भी चेंज आ रहा है. देखिए, एक चीज़ हमें रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि सर्विस का जो इथॉस होता है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि उसमें कौन आ रहा है. अब देखिए 95 के बाद से, जब से ओबीसीज़ और अब ईडब्ल्यूएस के साथ लोग आ रहे हैं, तो 60% जो
ऑफिसर्स हैं, दे हैव हैड सम एलिमेंट ऑफ रिजर्वेशन, दे हैव हैड सम एलिमेंट ऑफ रिजर्वेशन. तो उसकी वजह से जो डिस्कोर्स है, इट कैनॉट बी कास्टिस्ट. राइट. द डिस्कोर्स हैज टू बी मोर इक्वालिटेरियन, बिकॉज पूरा स्वरूप ही चेंज हो गया. देखिए, सबसे पहले जो लोग ICS का एग्जाम देते थे, दे वर ऑल एब्सोल्युटली इंग्लिश स्पीकिंग sons only, because daughters were not allowed. Sons of either very big zamindars or rajas or maharajas or barristers. That was the first constituency. Azadi ke baad se, after India became independent, most people who joined the IAS were either from Allahabad University or the Presidency College or Presidency Colleges in Calcutta and this place, St. Stephen's College, Delhi, Punjab University. So that was the composition of the people who were making it to the IAS. फिर धीरे धीरे ये भी डेमोक्रेटाइज हुआ है. और आज की डेट में अगर आप देखें कि सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स अब एक ऑल इंडिया फिनोमिनन हो गया है. आज से करीब 20-25-30 साल पहले तक इट वाज इम्पॉसिबल टू इमेजिन कि नर्सिंग ग्रेजुएट्स भी IAS में सिविल सर्विसेज क्रैक करेंगे, वेटनरी सर्जन्स आएंगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आएंगे. लेकिन आज में तो इतना डाइवर्स पूल है जो लोग आ रहे हैं, जो क्वालिफाई कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, तो इससे एक अपनी बड़ी यूनिक डाइवर्सिटी आई है. आई डू नॉट सी एनी सर्विस इन द वर्ल्ड जिसमें इतनी डाइवर्सिटी होगी. एक क्लास में, एक सेशन में, एक सेक्शन में आपको नर्सिंग स्टूडेंट्स, पीपल हु हैव डन, गर्ल्स हु हैव डन BSc नर्सिंग, बॉयज हु हैव डन BDS, somebody has done veterinary sciences, you have architects, you have chartered accountants, you have, और इनफैक्ट जो हमारे ज़माने में जो इंग्लिश ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स तो ख़त्म हो गया. मतलब ऑलमोस्ट बहुत रेयरली यू फाइंड ग्रेजुएट इन इंग्लिश ऑनर्स और ग्रेजुएट इन हिस्ट्री में फिर भी हैं. लेकिन आपको 79 से पहले तक का पता है, जब इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश एसे और इंग्लिश पेपर के साथ आप IPS हो सकते थे 19 साल की उम्र में. तो इंग्लिश ऑनर्स was considered to be the top एंट्री पॉइंट फॉर द सिविल सर्विसेज, जो आजकल PS and IR हो गया है, सोशियोलॉजी हो गया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है. वो भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है कि आप यू वुड हैव डन मे बी veterinary sciences and you pick up a book of public administration and you crack the exam. So sir, this diversity is a new trend. So sir, is diversity I would say that diversity has increased. Diversity was there, but it's now become very prominent. तो सर, as a director over there, क्या कभी कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए कि आपको लगा that this person doesn't deserve to be here? No, ऐसा कुछ नहीं हुआ. सिर्फ एटीट्यूड्स को लेके कभी कभी लगता है कि कुछ लोग थोड़ा एरोगेंट ज़्यादा होते हैं. लेकिन क्योंकि हमारी जो इवैल्यूएशन होती है उसमें पेयर बेस्ड इवैल्यूएशन भी होती है, वो जो रफ एजेस होते हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं. वो रफ एजेस सॉर्ट आउट हो जाते हैं जब लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, जब लोग विलेज विजिट पे जाते हैं, जब लोग इकट्ठे मिलके इंडिया डे सेलिब्रेट करते हैं, जब लोग इकट्ठे मिलके एक प्ले लिखते हैं, जब लोग इकट्ठे मिलके एक असाइनमेंट करते हैं. तो वो जो रफ एजेस होती हैं वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाती हैं. दे रफ एजेस आर नॉट गोइंग टू बी सॉर्टेड आउट इन वन डे. ये कोई इट इज़ नॉट अ मैकेनिकल मशीन, कोई अकेडमी इज़ नॉट अ वॉशिंग मशीन और अ डिश वॉशर कि आपने उसमें इधर से डाला और उधर से कुछ और आउटपुट आ गया. इट्स अ प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इनफैक्ट ऑब्जर्व करते हैं हम लोग कि पहले हफ्ते में जब ऑफिसर ट्रेनीज आते हैं तो वो थोड़े अनश्योर होते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ा बातचीत में भी थोड़ी हिचकिचाहट होती है. और जब तक वो जाते हैं 4 महीने के बाद तो दे आर क्राइंग, आई मीन दे आर सॉर्ट ऑफ इमोशनल टू द कोर. दे फील दैट दे आर मिसिंग समथिंग. तो सर, मेरी एक स्टूडेंट, उसका एग्ज़ाम क्लियर हुआ UPSC का पिछले साल. लबासना वो गई और ट्रेनिंग को 3-4 महीने हुए होंगे. कुछ स्टार्टिंग का फेस ही था कि उसका फ़ोन आया और वो परेशान थी, अपसेट थी. तो उसका ये कहना था कि सर वहाँ से सब लोग इतने सोशल हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने आउटगोइंग हैं. वो इंट्रोवर्ट थी और वो वैसे सोशली एंगेज नहीं कर पा रही थी. ये क्या सर, किस हद तक ये सच है कि ऐसे? अब फाउंडेशन कोर्स में करीब 500-550 ऑफिसर ट्रेनीज होते हैं और हर ऑफिसर ट्रेनी की जो मिजाज है, जो उसका जो बिहेवियर है, इट हैज़ टू बी डिफरेंट. सो देयर विल बी सम इंट्रोवर्ट्स. तो हो सकता है प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन
कोशिश तो ये है कि इसको ओवरकम किया जा सके। कोशिश ये, क्योंकि इट्स नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप और हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, इसीलिए जो काउंसलर ग्रुप सिस्टम है वहाँ पे जो है कि हर ऑफिसर ट्रेनी को एक काउंसलर ग्रुप में वो रहते हैं, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटीज़ में, तो उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते करते वो इवॉल्व होती हैं चीज़ें, बट इट इज़ नॉट समथिंग दैट कैन हैपन ओवरनाइट। राइट, मुझे लगता है कि दूसरे तीसरे हफ्ते में ही बात कर ली होगी उसने आपसे, बिकॉज 2-3 महीने तक, बिकॉज एक बार एक जो जब ट्रैकिंग पे जाते हैं तो दैट इज़ वन बिग बॉन्डिंग, बिकॉज जब वो ट्रैक में जाते हैं और जब ट्रैक ग्रुप वापस आता है तो वो 1-2 हफ्ते वो ट्रैक ग्रुप फिर मतलब ट्रैक ग्रुप में तो वो ज़बरदस्ती उनको कंपल्सरी किया जाता है, लेकिन आने के बाद फिर वो जाके खाना इकट्ठे जाके खाते हैं, विस्परिंग विंडोज़ में चले गए, इधर चले गए उधर चले, तो एक बॉन्डिंग बनती है। फिर दूसरी बॉन्डिंग उनकी बनती है विलेज विजिट में, फिर बनती है कि वो अच्छा हम ये भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन हो सके, ताकि जब हम सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, जब हम क्लासेस देते हैं, तो कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आपसी में बातचीत होती रहे, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द एफर्ट इज़। दिस यूपीएससी एग्जाम इज गेटिंग मोर एंड मोर पॉपुलर, इट इज़ पीकिंग। जब मैंने एग्जाम क्लियर करा था तो मुझे लगता था वो पीक है इसकी, अब डाउन जाएगा, बट इट इज़ गोइंग अप। So what do you think about this trend? तो आपको ये क्यों लगता है कि हर आदमी आर्बिट्रेरी पावर के लिए इसको चाहता है? Not everybody. अगर आप ये भी कहें कि मेजॉरिटी पीपल आर्बिट्रेरी पावर के लिए चाह रहे हैं तो शायद वी कैन कॉन्टेस्ट दैट स्टेटमेंट। आई वुड थिंक दैट पीपल टेक दिस एग्जाम, नंबर वन, बिकॉज देयर इज अ सप्लाई डिमांड गैप, मेजर सप्लाई डिमांड गैप. So cracking this exam has also become an end in itself. स्टेटस है, स्टेटस, जो स्टेटस ठीक है, आप इसको स्टेटस कहें या जो भी कहें, तो ये स्टेटस हो गया ना अपने आप में कि भाई दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम मैंने फतेह कर ली इसके ऊपर, तो अपने आप में एक अचीवमेंट है. उसके बाद में दूसरा आपको ये देखना है कि आप किस एज में क्या कर सकते हैं. देखिए जो सबसे जो बढ़िया चीज़ IAS IPS IRS में है वो ये है कि आप एक बहुत यंग एज में आपके पास उस किस्म की लीगल पावर्स हैं, राइट, जो बाकियों को लेने में बहुत समय लग जाएगा. एट द एंड ऑफ द डे जुडिशरी के पास भी बहुत पावर है. एट द एंड ऑफ द डे द पावर विच हाई कोर्ट जज है, सुप्रीम कोर्ट जज है, बहुत ज़्यादा है. लेकिन उस एज में जब आप 30, 32, 35 साल में हैं तो सर्टनली जितनी अपॉर्चुनिटी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी पावर एक IAS या IPS या IRS के पास है वो और किसी पैरेलल सर्विस में नहीं. सर जैसे ये चेंजेस हम देखते हैं, एक और चेंज हम देखते हैं सर लाइफ में, दुनिया में डेवलपमेंट देखते हैं हम, जो नेकेड आई से प्रतीत होती है, दिखती है. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट डेवलपमेंट, नॉट द इकोनॉमिक्स वाली डेवलपमेंट. सर उसमें एक पॉइंट था जब IAS ऑफिसर्स का, गवर्नमेंट का, ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा रोल था. अब स्टार्टअप्स करते हुए दिखते हैं काम, प्राइवेट प्लेयर्स हैव मूव्ड इन. तो क्या होगा सर ट्रेंड इस चीज़ का आगे जाते जाते, कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा? ये मैं इसलिए भी पूछता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहेंगे नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करना और UPSC के अलावा करना चाहेंगे. बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. देखिए आप छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आगे सिर्फ एयर इंडिया थी, अब एयर इंडिया प्राइवेटाइज्ड है. मतलब गवर्नमेंट हैज़ टू गेट इनटू सम सेक्टर्स, बट देन गवर्नमेंट का जो रोल है ना वो चेंज हो जाता है. अब पहले गवर्नमेंट का रोल था टू प्रोवाइड एजुकेशन, फिर गवर्नमेंट का रोल हुआ सिलेबस बनाने में, फिर गवर्नमेंट का रोल हुआ उसको रेगुलेट करने में. तो अगर हम आज ये सोचें कि गवर्नमेंट हर जगह स्कूल बना लेगी तो पॉसिबल नहीं है, वो प्रैक्टिकल भी नहीं है. गवर्नमेंट का जो रोल है, गवर्नमेंट का जो स्वरूप है वो भी चेंज होता जाएगा ना, और ये स्वरूप जो है वो चेंज हो रहा है. अब रेगुलेटरी रजीम्स में ये जो ज़्यादा जो फोकस है, अब एविएशन सेक्टर में एयर इंडिया तो आपकी है नहीं, मतलब गवर्नमेंट डज नॉट ओन एनी एयरलाइन, बट गवर्नमेंट नॉट ओनिंग एन एयरलाइन, गवर्नमेंट के पास एयरपोर्ट ना होना, ये थोड़ी मतलब है कि सिविल एविएशन का काम बंद हो गया. सिविल एविएशन का काम तो और बढ़ेगा, बस पूरा ATC जो कंट्रोल है, पूरी जो सिक्योरिटी है, पूरा जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी है, पूरा जो सिस्टम वहाँ पे बना हुआ है, कितनी अभी जैसे आते ही एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि ही विल ट्राई टू रेगुलेट द प्राइसेस ऑफ टिकट्स. तो ये सब तो गवर्नमेंट का रोल रहेगा ही ना, बट ये भी पॉलिटिकल नहीं, ये भी रेगुलेटर करेगा. तो गवर्नमेंट का जो रोल है, गवर्नमेंट का रोल रहेगा, गवर्नमेंट का रोल चेंज होता रहेगा. सर एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप बिफोर यू वर एन IAS ऑफिसर आप जर्नलिस्ट थे. हाँ बिल्कुल था.
और उसने बहुत हद तक आपकी थिंकिंग, आपके जो अभी लिटरेरी इंटरेस्ट्स हैं, उसको शेप भी किया है। देखो, मैं ये कुछ तो कहूँगा कि मुझे शुरू से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। जी। तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसमें सर्टनली अच्छा रहा, बिकॉज अगर बैंक में होता तो शायद इतना मतलब पढ़ने लिखने का टाइम नहीं मिलता। IAS में आने से भी एक अच्छा ही रहा, बिकॉज आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन मसूरी एकेडमी। मैं तो पहले भी 7 साल मसूरी एकेडमी में रहा, फिर लास्ट में रहा, फिर ATI में रहा, फिर 2 साल फेलोशिप में रहा, फिर 1 साल MDI में मैनेजमेंट कोर्स के। काम भी बहुत किया, मतलब ये नहीं कि रीडर्स शुड नॉट फील कि बस मैं सारी ज़िंदगी किताबें ही पढ़ता रहा, बहुत काम भी किया है। लेकिन ये है कि कुछ प्रोफेशंस ऐसे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती हैं, जैसे गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट इज़ अ थिंकिंग, और गवर्नमेंट वांट्स यू टू स्टडी, गवर्नमेंट अलाउज यू टू स्टडी, गवर्नमेंट एनकरेजेस यू टू स्टडी, सो यू मस्ट मेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू मेक यूज़ ऑफ दैट। और सर, आपने अभी एक किताब लिखी विच इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू लुबासना, लाल बहादुर शास्त्री। आप लिख रहा हूँ मैं, मतलब लिख दिया है, आई हैव सबमिटेड द मैन्युस्क्रिप्ट। वो इट विल सून बी रिलीज्ड, आई होप सो। सर व्हाई इज इट दैट अ लीडर लाइक लाल बहादुर शास्त्री, उनकी डेथ के बारे में ज़्यादा पता है बट लाइफ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है? उनकी डेथ के बारे में कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन उस समय जो कंटेम्प्रेरीज थे उनके, जो उनके साथ थे, उनको इसमें डाउट नहीं था। लेकिन बाद में उनको भी डाउट होना शुरू हुआ। बट दिस इज़ अ सब्जेक्ट ऑन विच आई हैव नॉट डन डीप अध्ययन, मैंने नहीं किया इसके ऊपर। लेकिन मेरे को जो लगा कि नेहरू और इंदिरा गांधी के बीच में ये जो 18 महीने का जो अंतराल था, इसमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए देश में, बहुत सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हुए देश में। सबसे जो इम्पोर्टेंट चेंजेस जो हुए हैं देश में, दे आर कैप्चर्ड इन द स्लोगन जय जवान जय किसान। देखिए, पहली बार हिंदुस्तान की फौज ने, आज़ाद हिंदुस्तान की फौज ने बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर और सियालकोट के पास अपना झंडा लहराया। पाकिस्तान के कुछ पुलिस स्टेशंस पे भारतीय ध्वज लहराया। इससे पहले रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान पे काबुल के गेट्स पे गए थे, बट लेट अस नॉट फॉरगेट कि रंजीत सिंह जो थे वो लाहौर दरबार के, पंजाब वाज स्टिल नोन एज द लाहौर दरबार, बट दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। एंड दिस हैपेंड विद इन 3 years ऑफ अ डिबैकल विद चाइना। कैसे एक आर्मी का मोराल बूस्ट किया गया, कैसे जगह जगह में जाके उन्होंने अपनी आर्मी को इंस्पायर किया, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे नैरेटिव को चेंज किया, चाहे वो न्यूक्लियर और एटॉमिक कैपेबिलिटी का हो। उन्होंने कहा कि अभी हम शायद नहीं बनाएंगे, ये नहीं कि हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन अभी हम नहीं बनाएंगे, लेकिन हम चाइना को बता दे रहे हैं, हम दुनिया को बता दे रहे हैं कि आप इंटरवीन कीजिए, हमारे पास एबिलिटी है, लेकिन हम इस पे नहीं अभी काम करेंगे, बिकॉज वी आर कन्विंस्ड। सो दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट। आर्मी को जिस तरह की उन्होंने फ्रीडम दी, आर्मी में जिस तरीके की प्रोफेशनलिज्म आई, और इसके साथ साथ मैं YB चौहान को भी आई गिव फुल क्रेडिट टू हिम, बिकॉज ही नीडेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ही गॉट दैट टीम। ही गॉट अ वेरी गुड जनरल, ही गॉट वेरी गुड, ही हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मार्शल अर्जन सिंह, ही वाज विद JN चौधरी। तो बड़ा अच्छा उनका एक तालमेल था उनके साथ। दैट इज़ वन एस्पेक्ट। जय किसान, हिंदुस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन अगर आई तो अब आती, ग्रीन रेवोल्यूशन ऐसा नहीं कि ग्रीन रेवोल्यूशन आती नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन 65 में आई, ये उनकी क्रेडिट है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज तो हमारे पास 50s से थी। ये जो नए सीड्स, जो हाइब्रिड सीड्स की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल ऐसा तो नहीं था कि नॉर्मन बोरोलॉग ने 63 में सीड प्रोड्यूस की और 64 में यहाँ आ गए। तो टेक्नोलॉजीज वर अवेलेबल, बट आवर प्रायोरिटीज वर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आवर प्रायोरिटीज वर infrastructure, priority was not on agriculture. So Shastri ji brought the priority back to agriculture. That was his great achievement. Sir, about his legacy, particularly with respect to states, आपने बहुत extensive उस पर काम करा. In fact, the other book that you've written, We the People, and this book about states. Sir, can you tell us a little bit about that, and who should read it? What's the best way to go through it? अरे बाबा, if you ask an author, he'll say read it cover to cover, शुरू से लेके एंड तक पढ़ो इसको। ये जो किताब है, ये आपको भारत के नक्शों के बारे में बताती है कि जो हमारा पहला नक्शा जो था, जो जब हम आज़ाद हुए उस समय 1947 में जो हमारा नक्शा था वो कुछ इस तरह का था।
और दिस वाज द मैप इन 1947। अब आज की डेट में रवि देखो कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जिसकी वही बाउंड्री है जो उस समय थी। इट्स कंप्लीटली नई डिफरेंट। स्टेट्स बन गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, और मुझे लगा कि ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो मैंने फिर इसकी पूरी स्टोरी सुनाई है कि कैसे हमने स्टेट्स को क्रिएट किया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स, कैसे हमने जो इसी बिकॉज आजकल तो आसान है कहना कि ये प्रिवी पर्स अबॉलिश कर दो, ये कर दो, बट लेट्स रिमेंबर कि उस समय देश का करीब आधा हिस्सा जो था वो प्रिंसली स्टेट्स, यस। और करीब 1/3 पॉपुलेशन भी इनके पास थी। और राजाओं महाराजाओं दे वर नॉट एग्जैक्टली अनपॉपुलर। ठीक है, वहाँ पे प्रजामंडल मूवमेंट्स थी, वो था, लेकिन राजा भी तो बहुत दिनों से राज कर रहे थे, तो उनको कॉप्ट करना भी ज़रूरी था। तो उनको कॉप्ट करने के बड़े तरीके बनाए गए, किसी को राज प्रमुख बनाया गया, किसी को उपराज प्रमुख का दर्जा दिया गया। राजस्थान जिसमें बहुत सारे राजा थे उसमें किसी को कनिष्ठ उपराज प्रमुख, ज्येष्ठ उपराज प्रमुख, तो बहुत सारे कैटेगरीज क्रिएट की गई, प्रीव्यू पर्सेस दिए गए। पर ग्रेजुअली इन सबको हमने फिर मर्ज किया, मतलब दे वर ऑल मर्ज्ड इनटू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बिकॉज जब पहला जो इंस्ट्रूमेंट, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स केंद्र के पास आए, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। लेकिन बाकी जो फंक्शंस थे, रेवेन्यू फंक्शन, जुडिशल फंक्शंस, वो जो फंक्शंस थे वो मर्जर एग्रीमेंट के बाद आए। और मर्जर एग्रीमेंट के बाद राजाओं को, महाराजाओं को प्रिवी पर्सेस की जो थी वो शुरू हुआ, विच वॉज अबॉलिश्ड लेटर बाय मिसेस गांधी इन 1970। हिदायतुल्लाह की बड़ी फेमस जजमेंट है इसके ऊपर। सर, जब आपने इतने बड़े बड़े दीज शेपर्स ऑफ आवर कंट्री, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर आपने बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ काम किया होगा। यू मस्ट हैव सीन सम सेमिनल चेंजेस, आपके हाथों से कुछ ऐसे काम हुए होंगे। सर कुछ किस्सा बताएंगे? सबसे ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस एन डी तिवारी जी के साथ रहा है। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, एंड उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि हमें तो बहुत कुछ, लोगों को बहुत कुछ अश्योर करना पड़ता है। आप वो कहिए जो आपको ठीक लगता है, आप वो करिए जो आपको ठीक लगता है। और एक रिलायंस का एक प्रोजेक्ट था जो आया था हमारे पास, तो अनिल अंबानी वॉज गिविंग अ लेक्चर ऑन हाउ यू नो द शेयर होल्डर वैल्यू हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड जब भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। तो तिवारी जी ने हल्के से इशारे से कहा कि भाई इसकी अंग्रेज़ी की स्पीच का जवाब भी आप अच्छी अंग्रेज़ी में दे दीजिए। तो हमने फिर कहा कि भाई वेरी गुड, वी आर वेरी हैप्पी कि आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है, बहुत ग्रेट है, ये है, वो है। और जैसे आपके शेयर होल्डर वैल्यूज़ हैं, वहाँ यहाँ पे भी जो डेमोक्रेटिक माइंड है, जो लोगों की सेंटिमेंट है, जो लोगों की फीलिंग है, वो नदियों के बारे में, पहाड़ों के, उसके बारे में, सो यू नो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ बैलेंस इट आउट। सो आई हैव वर्कड विद शरद पवार जी, सो दीज आर सम पीपल दैट आई हैव वर्कड विद वेरी क्लोजली। सर एनीबॉडी यू हैड फुल ऑन आर्गुमेंट और फाइट विद? फुल ऑन आर्गूमेंट और फाइट विद डायरेक्टली नहीं हुई, लेकिन जब मैं डीएम मुर्शिदाबाद में था तो वहाँ के जो लोकल मिनिस्टर थे उनके साथ झगड़ा हुआ था। अच्छा। बट वो इट वाजंट अ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, मतलब वो अपनी बात सीएम को बोलते थे। कोल्ड वॉर चल रहा था। वो सीएम को मेरी शिकायत करते थे, मैं अपनी बात सीएम को बोलता था। तो फिर वो मतलब बट अल्टीमेटली हैड टू लूज आउट, बिकॉज इफ देयर इज एवर अ फाइट बिटवीन अ पॉलिटिशियन एंड अ ब्यूरोक्रेट, द पॉलिटिशियन विल विन। बट आपका उसमें क्या जाता है? प्रॉब्लम तब है अगर आप एक ही पोस्ट में रहना चाहते हैं। अगर आप इनफैक्ट बड़ा अच्छा हुआ, उसके बाद मैं मसूरी में आ गया डिप्टी डायरेक्टर बन के, बिकॉज मैं उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में था। उससे 3-4 साल पहले तक, तो 10 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में था, तो एक कार्टून छपा था उसमें कि मंत्री जी एक साल का बगीचा था, उसको काटने के फिराक में थे, तो हमने उनको रोका है। तो एक कार्टून था टाइम्स ऑफ इंडिया में, मिनिस्टर बर्डा है और मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, दाउ शैल नॉट कट ट्रीज। अच्छा। तो वो सक्सेना साहब ने देखा अकेडमी, उन्होंने कहा कि इधर आ जाओ, अकेडमी आ जाओ, तो अकेडमी आ गए। तो यू नो एवरी थिंग विच हैपन्स फॉर अ गुड पर्पस, हैपन्स फॉर अ गुड कॉज। एंड आई थिंक अकेडमी में आना 95 में वॉज अ वेरी गुड ब्रेक फॉर मी, वेरी गुड ब्रेक फॉर मी, बिकॉज आई गॉट इनटू एकेडमिक्स वंस अगेन, विच इज समथिंग विच आई रियली एंजॉय। सर फिर एकेडमी में यू प्लेड योर रोल देयर, और आपने यूपीएससी एग्जाम और इस सारे ट्रेंड्स को भी बड़े अच्छे से देखा। सर आपने कुछ, यू हैव मेड सम फॉर्मल रिकमेंडेशंस
to the UPSC No, I have about not made formal. In an article in the print, वो जब संजीव सान्याल ने कह दिया कि ये तो यूजलेस है, Waste of एग्जाम है, time है। वेस्ट ऑफ टाइम है, तो उसके रिस्पॉन्स में मैंने कहा था कि इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सर्विसेज जो कंट्रीब्यूशन हम सिविल सर्विसेज के थ्रू कर सकते हैं, ये कंट्रीब्यूशन बाकी जगह नहीं हो सकती। राइट सर, बट जो लोग इतना टाइम इसमें स्पेंड कर देते हैं, देर इज समथिंग कॉल्ड एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, कुछ लगाव है, कुछ ड्रीम है, छोड़ने का मन नहीं करता, तो सर उन लोगों के लिए क्या एडवाइस रही? अब इस एग्ज़ाम को आप नौकरी के लिए अगर आप यही आपका बेस है तो बहुत प्रेशर हो जाएगा। तो मेरा सुझाव तो ये है कि आप चाहे बीएड करो, चाहे बी आर्किटेक्चर करो, चाहे आप इंटर्नशिप करो, चाहे आप किसी न्यूज़पेपर के साथ अटैच हो जाओ, यू मस्ट बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिफोर यू टेक दिस एग्ज़ाम। अपने माँ बाप के पैसे से जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपके ऊपर एक बड़ा एक जिसको कहा जा सके एक बड़ा गिल्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मैं बहुत पैसे कर रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ। यू वर्क, then you work, you can take an year off, that I think would be better. That's my suggestion, but I could be totally wrong. But that is, I'm basing it from my experience. No, sir, I think you're absolutely correct. And you had also mentioned something about possibility versus probability. Yes. You see, probability तो देखिए जब 13 लाख लोग एग्जाम देंगे तो probability of the 8,000 people cracking the exam वो तो statistical है. वो तो statistical है. It's a very clear thing that if 13 lakh people were to take the prelims exam or fill the form, then how many people can clear the prelims? Prelims clear करने के बाद possibility बढ़ जाती है, you see. But उसके अंदर भी 8,000 में से किन 2,000 2,500 को बुलाया जाएगा इंटरव्यू में, that again is so possibility is always there. I mean everyone who picks up the form, it is possible for him to become the topper. It is possible, but probability Is low. is question mark. Yeah, right. Sir, what do you think is the type of person who should not come into the civil services? A person who doesn't enjoy meeting people should not join the civil service. Oh. A person who is a complete introvert should not join the civil services. A person who is extremely ambitious should also not join the civil service, because this cannot give you extreme power. Extreme power के लिए it is better to join politics. It is better to be a startup. If you are interested in a good मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल, देन इट इज़ द बेस्ट सर्विस. लेकिन अगर आपको अगर BMW का शौक़ है, मर्सिडीज़ का शौक़ है और मोंब्लान पेन लगाने का शौक़ है, बड़ी यंग एज से 5 स्टार्स का शौक़ है, देन दिस इज़ नॉट द सर्विस फॉर यू. सर, अगर सोशल मीडिया का शौक़ है तो भी इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज यू सी योर जॉब इज़ दैट ऑफ बीइंग एन एनोनिमस सिविल सर्वेंट. एनोनिमिटी इज़ द कोर वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस. सर, हमारे देश के जो कॉन्टेस्टेड बॉर्डर्स हैं, जिसमें से एक बांग्लादेश का है जो अभी इशू रिजॉल्व हुआ है, उस पर सर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, हमारे बॉर्डर्स तो हर जगह ही कॉन्टेस्टेड हैं. LAC LOC तो बहुत ही कॉन्टेस्टेड हैं. लेकिन म्यांमार के साथ भी कॉन्टेस्ट चलता रहता है बॉर्डर का. लेकिन अगर हम जहां हमने रिजॉल्व किया है, जैसे बांग्लादेश के साथ, तो हमारा लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट के साथ मसला ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो गया. ऑलमोस्ट क्या, इट्स बिन रिजॉल्व. अब आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, to the present government for having resolved that issue. वो ये था कि 1947 में जब ये इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान का जब हुआ, तो उसमें कुछ ऑनक्लेव्स इंडिया के बांग्लादेश में रह गए, ईस्ट पाकिस्तान में रह गए, फिर कुछ ऑनक्लेव्स पाकिस्तान के इंडिया में रह गए. तो वो स्टेट विद इन अ स्टेट हो गया. वो एक्चुअली तो था कि दीज रेवेन्यूज़ ऑफ दीज विलेजेस असाइन किए गए थे दूसरों को. जब वो राजा लोग आपस में शतरंज खेलते थे, तो जब वो पैसे ख़त्म हो जाते थे तो एक दूसरे की रेवेन्यू विलेजेस, उन विलेजेस का रेवेन्यू असाइन करते थे. लेकिन वो रेवेन्यू असाइनमेंट की बजाय वो विलेजेस ही उनको हमने फिजिकली उन्होंने उसको कर लिया, विच आई थिंक वाज वेरी रॉन्ग. शुरू में था, लेकिन एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी कि आप इंडिया के अंदर बांग्लादेश की एनक्लेव्स हैं, बांग्लादेश के अंदर इंडिया की एनक्लेव्स हैं, और वो एक किस्म से स्टेटलेसनेस हो गई उनकी, बिकॉज यू कैन नॉट गो देयर. उनको अगर मेडिकल ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, तो एक अजीब सी सिचुएशन थी. तो खैर एनीवे, ये बहुत लोगों ने इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की. पहले नेहरू और नून ने इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की. जब सब कुछ हो गया तो एक इशू आया था हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में कि क्या कोई भी प्रधानमंत्री देश की 1 इंच ज़मीन भी किसी को एग्रीमेंट के तहत दे सकता है कि नहीं. दैट इज इट विद इन द एग्जीक्यूटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर to do this. The Supreme Court held that you cannot do it. It has to be done only by an act of the Parliament.
बिकॉज शेड्यूल 1 आर्टिकल 1 में क्लियरली डिफाइंड है कि भारत की टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करे बिना नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ये बड़ा क्लियर हो गया था उसमें। तो इसलिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना मतलब इन द सेंस कि आपको एक अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। तो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हमने किया, लेकिन उससे पहले तक क्या था कि जब हमने इस मैटर को रिजॉल्व करने की सोची तो उस समय ये 3 बीघा जो था, पहले तो डिसाइड हुआ कि 3 बीघा में एक ब्रिज बना देते हैं, ताकि मतलब एक कॉरिडोर बना देते हैं, नॉट ब्रिज बट एक कॉरिडोर, जिसमें बीएसएफ की वो चेक पोस्ट रहेंगी और ये दिन में कुछ घंटे तक खुलेगा। फिर हुआ कि चलो इसको हम और देर तक खोल देते हैं। फिर ये हुआ कि चलो हम कॉरिडोर ही मतलब बीडीआर के पास दे देते हैं। फिर ये बात ये हुई कि जब रिजॉल्व करना था तब ये बात आई कि ये लिखा हुआ है कि हम कोई भी 1 इंच ज़मीन दे नहीं सकते, लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा कि हम 3 बीघे ज़मीन लीज पे नहीं दे सकते। तो दैट इज विद इन द कॉम्पिटेंस। ये लीगल आर्ग्यूमेंट है। लीगल आर्ग्यूमेंट। तो इट वाज डिसाइडेड टू गिव 3 बीघा ऑन लीज फॉर 999 years एट लीज रेंट ऑफ ₹1 per year। अच्छा, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर इच्छा हो तो कोई भी चीज रिजॉल्व की जा सकती है पॉलिटिकली, और अगर इच्छा ना हो तो हम किसी भी चीज को ब्लॉक भी कर सकते हैं। सो दैट्स अ फाइन। ऑफ कोर्स नाउ दैट द लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हैज बीन डन, सो दिस इशू हैज बीन रिजॉल्व्ड। तो सर आप यू वर द ADM। No, I was the ADM at a time when the maps were being made. I wrote the white paper on 3 Biga, but I will not take any credit for this, except a very small role in the process of putting together all the facts. No, sir, you are very humble. Speaking of maps, of borders, you are literally one person जिसने कुछ हद तक तो शेप करा है इंडिया का मैप। नहीं, I will not take such. तो I have just recorded what has happened. तो अभी रिकॉर्ड कीपर्स तो हीरोज नहीं होते हैं। रिकॉर्ड कीपर तो सिर्फ रिकॉर्ड ही रखते हैं। नहीं सर, फिर आपने लवासना में भी बहुत हद तक इतना इनडायरेक्ट इम्पैक्ट किया होगा जो कई सालों तक चलेगा। सर व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर पीपल, बिकॉज दिस इज द सिलेबस ऑफ लाइफ। आप सर क्या बताना चाहेंगे लोगों को, स्टूडेंट्स को, ऑडियंस को, वो चीज़ें सर जो स्कूल और कॉलेज नहीं बताता, जो आपने अपनी लाइफ से सीखी हैं और जो उनको पता होनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये डिस्कवर कर लेना चाहिए कि हमें किस चीज़ में मज़ा आता। जैसे मुझे किताबें पढ़ने में मज़ा आता। किताबें पढ़ने में मज़ा आता है इसलिए किताबें पढ़ के ही तो हम जर्नलिस्ट भी बन गए, किताबें पढ़ के हम IAS भी बन गए, किताबें IAS बन रही हो, किताबें लिख रहे हैं। अगर किसी आदमी को किताबों का शौक नहीं है तो क्यों पढ़ रहा है किताबें? उसको पैसे बनाने तो शेयर मार्केट में जाए, ही विल डू अ गुड जॉब देयर। किसी आदमी को खेल में इंटरेस्ट है तो वो जाए, आप बॉडी बिल्डर थे, यू डन अ ग्रेट जॉब। तो जिस चीज़ में मज़ा है वो करना चाहिए, बिकॉज आज की डेट में हमारे पे इतनी डाइवर्सिटी है दैट इनफैक्ट जैसे जनरल यान कार्डोजो कहते हैं दैट डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। सो आई थिंक दैट इज द कोर एसेंस। It's a pleasure for me to have a guest like you, an honor, and I think it will be a privilege and a delight for my audience also. So thank you for your time and for coming to the podcast. Thank you, Ravi. It was a pleasure talking to you and meeting your team. Thank you. Thank you.